तो ओके, हमको अब देखना है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मतलब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में केमिस्ट्री को कहाँ कहाँ पाते हैं, यूज़फुल क्या क्या चीज़ है। तो हमारी ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं केमिकल्स बहुत ज़्यादा पैमाने पर, बहुत ही ज़्यादा। उसमें कौन सी कैटेगरीज में हम करते हैं केमिकल्स का इस्तेमाल, तो तीन चीज़। एक तो हम ड्रग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स का, जो भी हम औषधि लेते हैं वगैरह वगैरह, जो भी ड्रग्स है। उसके बाद खाने में भी होता है केमिकल्स का उपयोग। और तीसरा क्लीनिंग में करते हैं। और भी चीज़ें हैं लेकिन ये मेजर पार्ट है जहाँ पर हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत एक्चुअली इस चैप्टर मतलब ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल, लेकिन इसमें क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। ये देखो, और सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन ड्रग्स का है, बहुत डिटेल में। जैसे बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट का है, वैसे ही यहाँ पे है। तो कुछ नहीं है, बस क्लासिफिकेशन है और कुछ नहीं, टाइम पास करने का है। सो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन हम करेंगे बेस्ड ऑन वेरियस थिंग्स। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे हम ड्रग्स का। उसमें भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ही बहुत डिटेल में है ड्रग्स का। बायोकेमिकल प्रोसेस के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, मतलब ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये डॉक्टर्स के लिए यूजफुल होता है, डॉक्स का मतलब डॉक्टर्स। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट यानी वो कहाँ पे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, उनसे क्या होता है, मतलब टेम्परेचर कम होता है या फिर सुस्ती चढ़ जाती है, या फिर वो नार्कोटिक है, या फिर उससे क्या मतलब उसका इफेक्ट क्या है हमारे शरीर के ऊपर, या फिर पेन किलर है, जो भी। उसके बाद है बायोकेमिकल प्रोसेस के आधार पर। बायोकेमिकल प्रोसेस के आधार पर हम ड्रग्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं पेन किलर, एनेस्थेटिक्स। ये बायोकेमिकल यानी हमारे शरीर में जो बायोलॉजी में, शरीर मतलब बायोलॉजी, उसके अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस है, किस केमिकल प्रोसेस के ऊपर ये अफेक्ट करता है। जैसे कि पेन किलिंग का काम करता है तो ये पेन किलर है। अगर हमें सुस्ती चढ़ाता है तो ये एनेस्थेटिक है, मतलब गुंग देने बोलते हैं उसको हम, एनेस्थीशिया। उसके बाद है ड्रग का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर भी होता है, यानी उसके अंदर अल्कोहल है उस, या फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप से बना है ये, या फिर हाइड्रोकार्बन से बना है, ये भी वो ड्रग का क्लासिफिकेशन है, लेकिन इसको डिटेल में नहीं देखेंगे। उसके बाद है ड्रग का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट। हमने जो ड्रग लिया है यानी औषधि ली है, वो किस मॉलिक्यूल को, बायो मॉलिक्यूल को टारगेट करता है, उस आधार पर क्लासिफिकेशन है। जैसे कि ये काम का होता है मेडिसिनल केमिस्ट के लिए। मेडिसिनल केमिस्ट यानी जो मेडिसिन पैदा करते हैं वहाँ के केमिस्ट। जैसे कि वो क्या बोलेंगे, दिस ड्रग इज कार्बोहाइड्रेट, दिस ड्रग अटैक्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, दिस ड्रग अटैक्स ऑन प्रोटीन। तो ये ऊपर का क्या था, ड्रग के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और ये नीचे का क्लासिफिकेशन क्या है, ड्रग कौन से फंक्शनल ग्रुप पे अटैक कर रहा है या फिर बायोमोलिक्यूल पे अटैक कर रहा है। और पांचवा क्लासिफिकेशन होता है ड्रग का बाय ले पब्लिक। आप जैसे हमारे जैसे लोग कुछ भी बोलते हैं, मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं रहता, बोलेंगे कि सायरप दे दो, सिरप दे दो, लिक्विड है तो बोलेंगे सिरप दे दो, तापीची गोली दे, बुखार की दवाई दे दो, पेट में दर्द है वो दे दो, ऐसा कुछ भी, मतलब ले पब्लिक के द्वारा भी ड्रग के अलग अलग नाम होते हैं। तो हमको सबसे ज़्यादा डिटेल में देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर ड्रग्स मेनली ABCDE 5 तरीके के होते हैं। कौन से हैं, एक है एनाल्जेसिक, जिन्हें पेन किलर भी कहा जाता है। दूसरे है ट्रैंक्विलाइजर्स, आगे का कुछ मत देखो, जितना बता रहा हूँ उतना ही देखो। तीसरे होते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। चौथे होते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। और पांचवे होते हैं एंटासिड्स एंड
एंटीहिस्टामाइंस। तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर 5 ड्रग्स हमने देखे। एक थे एनाल्जेसिक, दूसरे कौन से थे? ट्रैंक्विलाइजर्स, तीसरे कौन से थे? एंटी माइक्रोबियल्स, चौथे कौन से है? एंटी फर्टिलिटी, और पांचवे है एंटासिड्स एंड एंटीहिस्टामाइन। तीन तो एंटी एंटी से ही बने। अब हम देखेंगे उनमें से सबसे पहले यानी एनाल्जेसिक्स के बारे में, राइट। तो बेटे एनाल्जेसिक दो तरीके के होते हैं। एनाल्जेसिक यानी पेन किलर, बॉडी में दर्द हो रहा है तो हम पेन किलर लेते हैं, उसे एनाल्जेसिक कहेंगे। वो दो तरीके के हैं, एक है नार्कोटिक, दूसरे है नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक वाले कौन है? मॉर्फाइन, कोडेन और हीरोइन। ये जो ड्रग्स बोलते हैं ना, आप मूवी में देखते हैं तो ड्रग लेता है क्या, तो ये जो डेंजरस ड्रग है वो ये ड्रग है, हेरोइन, कोडेन, मॉर्फाइन। ये नार्कोटिक होते हैं, यानी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इतना अटैक करते हैं कि ये एक्चुअली आपको इनकी आदत लग जाती है। आदत लगना मतलब क्या होना आपको? यानी एडिक्शन होना। तो इनका एडिक्शन हो जाता है। नॉन नार्कोटिक यानी उनका एडिक्शन नहीं होता। इसका एक एग्जांपल है एस्पिरिन। नॉन नार्कोटिक वाले दो तरीके के होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, दूसरे एंटी पायरेटिक। इसका मतलब है, एंटी का मतलब है विरोध करना। ये किसको विरोध करते हैं? इन्फ्लेमेशन को। याद रखना, आपको दर्द दो तरीके से होता है। जब भी आपको कहीं पे कुछ लगता है तो बॉडी के अंदर सूजन आ जाती है, उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन ये होने नहीं देते, उनको बोलेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी। और एंटी पायरेटिक का मतलब होता है ये दो तरीके के नहीं है, इनके अंदर ये रहते हैं, दो प्रॉपर्टीज रहती है नॉन नार्कोटिक वालों के अंदर। एक तो ये सूजन को कम करते हैं, और दूसरे पायरेटिक का मतलब है बुखार आना, ताप। बुखार नहीं आने देते, टेम्परेचर कम करते हैं। ये नार्कोटिक जो होते हैं ना, एनाल्जेसिक, पेन किलर, ये यूजुअली ऑपरेशन के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन में इनको इस्तेमाल किया जाता है एनेस्थीसिया के लिए। भूल देने बोलते हैं उसको, भूल तज्ञ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेन कम करते हैं, लेकिन ये एडिक्टिव भी होते हैं। उसके बाद है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर दूसरे तरीके के ड्रग, ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स बेसिकली स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिलीव करते हैं। स्ट्रेस मतलब तनाव, एंग्जाइटी मतलब क्या करूं क्या नहीं करूं, जब ऐसा होता है आपको, उसे एंग्जाइटी बोलते हैं, जल्दबाजी होना किसी चीज़ में। तो इसको कम करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। मतलब जब आपको दुख होता है तो दुख कम करते हैं ये लोग। दुख मतलब ये साइकोलॉजी पर काम करते हैं। ये ट्रैंक्विलाइजर ऐसा क्यों कर पाते हैं, हमारे दुख को क्यों कम कर देते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में, आप ठीक से देखो जरा, हमें हैप्पीनेस के लिए, यहां से देखो, आनंदी रहने के लिए हमारा मूड चेंज होना चाहिए। एक ही मूड में अगर रहोगे तो आप दुखी हो जाओगे। ये सबसे बड़ी बात है हमारी ज़िंदगी की। मतलब आपको हर रोज़ कॉमेडी मूवी देखना पसंद नहीं आ सकता। कभी कॉमेडी, कभी हॉरर, तो कभी राजा महाराजाओं की, कभी इतिहास पर आधारित, कभी पॉलिटिक्स पर आधारित। सो मूड चेंज, यानी चेंज हमको चाहिए। जब तक हम चेंज नहीं होंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, आनंदी नहीं हो सकते। तो हैप्पीनेस के लिए हमें मूड चेंज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमारे ब्रेन में हमारा मूड चेंज करने वाला एक मैसेंजर होता है, उसका नाम है नॉर एड्रेनालिन। जहाँ पर मैं बता रहा हूँ वहीं पर फोकस कीजिए। सो दिस नॉर एड्रेनालिन हमारे मूड्स को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट्स अ मैसेंजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन इस नॉर एड्रेनालिन का एक दुश्मन है।
जो कि इसकी लेवल को कम करता है, वो एक एंजाइम है। तो ये हो गया नॉर एड्रेनालिन का दुश्मन, यानी आपका भी दुश्मन हो गया ये, क्योंकि मूड चेंज नहीं होगा तो आप हैप्पी नहीं रह पाओगे, आप बोर हो जाओगे। किसी एक मूड में आदमी बोर हो जाता है, याद रखना। तो ये एंजाइम दुश्मन क्यों है? क्योंकि ये एंजाइम नॉर एड्रेनालिन को कम करता है, रिड्यूसेस द लेवल ऑफ नॉर एड्रेनालिन। और नॉर एड्रेनालिन कम होने के बाद आपके मूड चेंज नहीं हो पाते और आप दुखी हो जाते हो, स्ट्रेस आता है आपको। तो इस दुश्मन को मारने का काम या फिर इस दुश्मन को इनहिबिट करने का काम ये ट्रैंक्विलाइजर्स करते हैं। देखो कैसे बताया गया है, आराम से एकदम। हमें हैप्पी रहने के लिए एक मूड चेंजिंग मैसेंजर की ज़रूरत है जिसका नाम नॉर एड्रेनालिन है। इस नॉर एड्रेनालिन का दुश्मन है जो इसके लेवल को कम करता है, वो एक एंजाइम है, उसका कुछ नाम नहीं दिया, लेकिन इस एंजाइम का दुश्मन या इस एंजाइम को ख़त्म करने वाले होते हैं ये ट्रैंक्विलाइजर। तो ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही हुआ हमारा। तो ये ट्रैंक्विलाइजर इस तरीके से हमें मदद करते हैं, समझे? ये ट्रैंक्विलाइजर इस एंजाइम को ख़त्म करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो इसको ख़त्म करने के बाद तो नॉर एड्रेनालिन का लेवल कम नहीं होगा, जितना है उतना रहेगा, इससे हमारा मूड चेंज होगा और हम हैप्पी रहेंगे। तो ये हो गए ट्रैंक्विलाइजर। हम देख रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमारी ज़िंदगी में केमिस्ट्री 3 एरियाज़ में ज़्यादा अफेक्ट करती है। वो है ड्रग, दूसरा है फूड और तीसरा है क्लीनिंग। उसमें से हम ड्रग देख रहे हैं जो ज़्यादा डिटेल में है। ड्रग का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पर किया है। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिस है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर ड्रग के 5 टाइप्स है: एनाल्जेसिक, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी फर्टिलिटी, एंटी हिस्टामाइंस एंड एंटी एसिड्स यानी एंटासिड्स। तो अब हम देखेंगे एंटी माइक्रोबियल के बारे में। एंटी का मतलब विरोधी। किसका विरोधी है ये ड्रग? माइक्रोब्स का। जो जंतु हमें परेशान करते हैं उनके खिलाफ जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें एंटी माइक्रोबियल कहेंगे। एंटी माइक्रोबियल 3 तरीके के हैं। एक है एंटीबायोटिक, दूसरे है डिसइंफेक्टेंट, तीसरे है एंटीसेप्टिक। तो बेसिकली क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ। देखो बेटा, ये देखो ऐसे क्यों ऐसा किया मैंने बताता हूँ। अब सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल वो होते हैं जिन्हें हम शरीर के अंदर डालते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाके कीटाणुओं का सफाया करते हैं। जो हम सलाइन के द्वारा लेते हैं इंजेक्शन, एंटीबायोटिक या फिर वैक्सीन जो भी होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर जाके कीटाणुओं का खात्मा करते हैं। वैक्सीन थोड़ी अलग होती है लेकिन फिर भी जो हम लेते हैं एंटीबायोटिक्स, तो वो है जैसे कि हम एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं, वो दवाई हमारे शरीर के अंदर जाके कीटाणुओं का खात्मा करती है। ये एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, हमारे शरीर के ऊपर हम लगाते हैं। घाव, अगर तुम्हारे हाथ को अगर चोट लग जाती है तो तुम शरीर के ऊपर जिसे अप्लाई करते हो उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। सो इट इज अप्लाइड ऑन लिविंग थिंग्स बट नॉट इनसाइड द लिविंग थिंग्स। हम इसको पी नहीं सकते, इसको सिर्फ अप्लाई किया जाता है। जैसे कि डेटॉल 0.2% फेनॉल, क्लोरीन, SO2, क्लोरीन का भी 0.2 ppm होना चाहिए, या फिर टिंचर ऑफ आयोडीन, ये सभी है आपके एंटीसेप्टिक। और डिसइंफेक्टेंट इनसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, लेकिन इनको लिविंग थिंग्स पर अप्लाई नहीं कर सकते, इन्हें नॉन लिविंग थिंग्स पर अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम हमारे घर की टाइल्स को साफ़ करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम लाइजॉल वगैरह, ये डिसइंफेक्टेंट होते हैं। उनका एक्चुअली कुछ नहीं है, उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है बस। जैसे कि देखो ये देखो कम है, ये डेटॉल है। तो डेटॉल तो वैसे
डिसइंफेक्टेंट और इस दोनों में आता है यार, कुछ नहीं है ऐसा, दोनों में आता है। मतलब डिसइंफेक्टेंट यानी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई करना है इसको, ज़रा हार्ड होता है वो, लेकिन काम तो वही करेगा, वो भी कीटाणुओं को मारेगा। अब सबसे पहले है आपके एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बेटा होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे हम कर सकते हैं। आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो को पॉज करके देखो। एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन एक पहले बेसिस पे अगर करेंगे हम, तो उन्हें बोलते हैं दो तरीके के। एक होते हैं बैक्टीरियोसाइडल, मतलब पहला बेसिस क्या है कि वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, उनको मार देते हैं या उनकी ग्रोथ रोक देते हैं। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है वो उन्हें मार देते हैं बैक्टीरिया को। और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, दे प्रिवेंट, उनको मारते नहीं। सेकंड बेसिस। दूसरा बेसिस यानी ग्राम, मतलब वो कितने बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्टिव है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, ये दोनों बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्टिव है। इसका मतलब ये क्या है पॉजिटिव निगेटिव, ये ग्राम की टेस्ट होती है बैक्टीरिया के लिए। जो बैक्टीरिया इसकी टेस्ट में कलर चेंज करते हैं उन्हें बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या है, अल्डिहाइड को भी हम बोल सकते हैं। देखो अल्डिहाइड क्या है, फेलिंग पॉजिटिव कंपाउंड। कीटोन फेलिंग निगेटिव कंपाउंड, मतलब फेलिंग सॉल्यूशन को वो पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करता। तो ये जो ग्राम की टेस्ट है, उस टेस्ट में अगर कलर चेंज होता है बैक्टीरिया का, तो उसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अगर नहीं होता तो उसे हम ग्राम निगेटिव कहते हैं। तो ऐसी एंटीबायोटिक जो पॉजिटिव निगेटिव दोनों बैक्टीरियाओं को मारती है, उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। ब्रॉड मतलब यानी बहुत वाइड है इसका स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम यानी उसका आवाका सभी के ऊपर इफेक्टिव है। नैरो स्पेक्ट्रम वो होते हैं जो एक तो पॉजिटिव या फिर ग्राम निगेटिव दोनों में से एक के ऊपर ही काम करता है। और लिमिटेड स्पेक्ट्रम दवाइयाँ वो होती है, एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो सिर्फ एक ही बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हैं। अब सिंपल सी बात है, जितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इफेक्टिवनेस उतना कम। सीधी सी बात है ना, इफेक्टिवनेस कम है इसका, और जितना नैरो स्पेक्ट्रम है इफेक्टिवनेस ज़्यादा। कोई जनरल एमबीबीएस डॉक्टर है तो वो तो हर चीज़ के लिए दवाई देता है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट है वो सभी चीज़ के लिए दवाई नहीं देता, लेकिन जिसके लिए देता है वो परफेक्ट होती है, राइट। इसके बाद है एंटी फर्टिलिटी। एंटी फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब होता है कि बच्चों को जन्म देना। तो इंडिया की पॉपुलेशन या वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ही झटके से बढ़ रही थी। दवाइयाँ आने के बाद मृत्यु दर भी कम हो गया, इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ता चला गया। अब पहले तो क्या है, कितने भी बच्चे पैदा करो उतना टेंशन नहीं था, क्योंकि मरते थे भी उसी रेट से। अब मेडिसिन की वजह से मरने का रेट कम हो गया, तो बर्थ का रेट कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सेक्स करना यह नेचर की फितरत में है। सेक्स के लिए नेचर बढ़ावा देता है, वो नेचुरली ही अट्रैक्टिव चीज़ है, तो कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, और इसीलिए रिप्रोडक्शन होते रहता है। पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कोई सेक्स नहीं करता, लेकिन वो नेचुरल डिज़ायर है। लेकिन पहले क्या था, कितना भी सेक्स करो, कितने भी बच्चे पैदा करो, उसी मात्रा में वो डेथ भी हो जाती थी। लेकिन अब दवाइयों की वजह से डेथ कम हो गई है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था। तो पॉपुलेशन को रोकने के लिए सेक्स को रोकना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल डिज़ायर है। तो कुछ ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया, खोजे गए कि जिससे फर्टिलिटी कम हो जाए। मतलब सेक्स तो करेंगे लोग, लेकिन उससे रिप्रोडक्शन नहीं होगा। उन्हें कहते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ठीक है, ये जो दवाइयाँ लेती है औरतें प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, वही है ये दो तरीके की होती है। एक है प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड और दूसरी है इस्ट्रोजेन बेस्ड।
प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड का नाम है नॉरथियोड्रोन। एस्ट्रोजन बेस्ड जो है उसका नाम है नोविस्ट्रॉल। तीसरे है एंटासिड्स और एंटीहिस्टामाइन। जब भी हम खाना ज़्यादा मात्रा में खाते हैं या कुछ गड़बड़ हो जाती है पेट के अंदर, तो एसिड ज़्यादा पैमाने पर पैदा होता है और हमें एसिडिटी होती है। तो इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसी बेस का इस्तेमाल करते हैं, तो एसिडिटी खत्म हो जाती है। जैसे कि हम खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बेस है। तो ये जो एसिड पैदा हुआ है, उस पैदा हुए हुए एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर रहा है। लेकिन इस एसिड को पैदा करने वाले जो सेल है इधर, उसको कुछ नहीं कर रहा है। तो ये सेल जो है वो तो मेन रीजन है, दिस इज द कॉज। और इनसे जो एसिड निकला है वो है इफेक्ट। तो जो एंटासिड्स है दे वर्क ऑन इफेक्ट, जबकि जो एंटीहिस्टामाइन है वो दवाइयाँ खाने के बाद ये इन सेल को ही क्या करती है, एसिड छोड़ने नहीं देती। सो एंटीहिस्टामाइंस वर्क ऑन कॉज, एंटासिड वर्क ऑन इफेक्ट। तो ज़्यादा बेहतरीन तो यही होगा, राइट। तो इस तरीके से हमने ये पूरा क्लासिफिकेशन देखा ड्रग्स का। ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखने के बाद ड्रग काम कैसे करता है ये देखना है हमको। व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ड्रग, किस तरीके से काम करता है। तो काम करने के तरीके इसके बेसिकली दो तरीके के हैं। एक तो ये काम करता है एंजाइम्स के ऊपर, दूसरा ये काम करता है रिसेप्टर के ऊपर। बेसिकली हमारे शरीर में कोई भी प्रोसेस होती है या दुर्घटना होती है, जो भी होता है उसका कोई प्रोडक्ट होता है और उसकी कोई रिएक्टेंट होती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोडक्ट हमें डिजायरेबल भी हो सकता है या फिर अनडिजायरेबल भी हो सकता है। डिजायरेबल यानी मान लो इंसुलिन पैदा हो रहा है तो ये डिजायरेबल प्रोडक्ट है। पस प्रोड्यूस हो रहा है या फिर कुछ गंदा कुछ प्रोड्यूस हो रहा है टॉक्सिक, तो ये अनडिजायरेबल है। मतलब शरीर में जो कुछ भी होता है वो रिएक्शन के बेसिस पर होता है, और रिएक्शन में कोई तो भी रिएक्टेंट होती है और प्रोडक्ट भी होता है। और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए एंजाइम होते हैं। रिएक्शन शुरू होने के बाद रिएक्शन का गति तेज करने के लिए एंजाइम होते हैं। लेकिन इस रिएक्शन को शुरू करने का आदेश देने वाले यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं सेल के अंदर। मतलब मान लो तुम्हारे शरीर के अंदर इंसुलिन कम पड़ गया, तो इंसुलिन पैदा अपने आप नहीं होता। सबसे पहले सेल के डीएनए को मैसेज जाना चाहिए कि भाई इंसुलिन की कमी हो गई है। तो मतलब मान लो ये सेल है पैनक्रियाज की और ये है आपके ब्लड वेसल, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड के अंदर शुगर रहती है, शुगर की मात्रा कम करने के लिए इंसुलिन चाहिए होता है। अब शुगर की मात्रा बढ़ गई तो इंसुलिन चाहिए। शुगर की मात्रा बढ़ गई ये समझ जाते हैं, यहाँ पर एक मैसेंजर होते हैं ये लोग। ये ब्लड तो यहाँ पे नहीं जाके बताएगा कि भैया मेरे अंदर शुगर कम हो गई है। तो ये ब्लड वेसल के पास में मैसेंजर्स होते हैं। अब ये मैसेंजर जब आता है तो इसको डायरेक्ट एंट्री तो नहीं दी जाती सेल के अंदर, नो। उसको बाहर से ही काम करना होता है, क्योंकि सेल के अंदर है आपका न्यूक्लियस और इसके अंदर है डीएनए। डीएनए जब तक ऑर्डर नहीं देता तब तक तो इंसुलिन पैदा नहीं होगा। अब डीएनए को पता कैसे चलेगा कि इंसुलिन कम हुई है? तो यहाँ पे ऐसे रिसेप्टर होते हैं, ये देखो, इन्हें बोलते हैं रिसेप्टर। और ये है आपका मैसेंजर। ये मैसेंजर आके इसके ऊपर बैठता है। जैसे ये मैसेंजर
रिसेप्टर के ऊपर बैठ गया, यहाँ से इधर मैसेज गया कि भैया इंसुलिन कम हो गया है, आप उसको प्रोड्यूस करो, मतलब डीएनए को ऐसी मैसेज जाता है। तो डीएनए क्या करता है, अपने ऊपर एमआरएनए बना के इंसुलिन नाम का प्रोटीन पैदा कर देता है। तो ये इस तरीके से, मतलब अब इंसुलिन मतलब मान लो ये प्रोडक्ट है आपका, इंसुलिन इज अ प्रोडक्ट जो कि किसी रिएक्टेंट से पैदा हुआ। रिएक्टेंट क्या है यार, अमीनो एसिड से, उनसे ये प्रोटीन पैदा हुआ। लेकिन इस रिएक्शन को चालू करने के लिए मैसेंजर की ज़रूरत है और रिसेप्टर की ज़रूरत है। यानी आपके पास मैसेंजर एंड रिसेप्टर, ये पहले रिएक्शन चालू करने की ऑर्डर निकालते हैं डीएनए से, और फिर रिएक्शन चालू होती है और प्रोडक्ट बनता है। और रिएक्शन को मदद करता है एंजाइम। पहले ये सोच लो आराम से, कोई रिएक्शन चालू होने के लिए ऑर्डर तो यहाँ से निकालनी पड़ेगी, मतलब जो कि मैसेंजर और रिसेप्टर, ये दोनों मिला के ऑर्डर निकालते हैं। इनके सिवा तो समझता ही नहीं ना कि शरीर में कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैसेंजर इज इम्पॉर्टेंट या फिर रिसेप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेप्टर के सिवा रिएक्शन शुरू नहीं होगी। और उसके बाद एंजाइम दूसरा है जो कि रिएक्शन को प्रोसीड कराता है फास्ट। तो हमारे जो ड्रग है, हम दवाइयाँ लेते हैं, वो दवाइयाँ एक तो इस रिसेप्टर के साथ काम करती है या फिर इस एंजाइम के साथ काम करती है। कैसे करती है वो देखेंगे हम। हमको कुछ भी करके दवाई खाने के बाद क्या चाहिए, अगर ये कोई गंदी चीज़ पैदा हो रही है तो इसको रोकना है, और अगर ये कोई अच्छी चीज़ है तो इसको बढ़ावा देना है। ड्रग्स का काम क्या होता है, हा? किसी चीज़ को रोकना, गंदी चीज़ को रोकना, या फिर किसी अच्छी चीज़ को बढ़ावा देना, और ज़्यादा मात्रा में पैदा होनी चाहिए। तो ड्रग की एक्शन सबसे पहले एंजाइम के साथ कैसे होती है। सबसे पहले तो ऐसे एंजाइम्स जो कि एक गंदी रिएक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी यहाँ पे जो इंसुलिन पैदा हो रहा है ये गंदी नहीं है, ये अच्छी रिएक्शन है। लेकिन हमें कोई बुखार हो रही है, तो बुखार क्यों होता है, कोई तो भी टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा होता है इस रिएक्शन से, तभी तो हमको कुछ अलग सा महसूस होता है, अनईजी, मतलब डिसीज़ यही तो होगा। डिसीज़ क्यों होगा भाई, कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा गंदा सा जिससे कि हमें अनईजी फील हो रहा है, और उसके लिए कोई तो एंजाइम होगा। तो जब भी हम दवाई लेते हैं यानी ड्रग लेते हैं, तो ये ड्रग एंजाइम के ऊपर दो तरीके से काम करते हैं, एक कॉम्पिटिटिवली या दूसरे नॉन कॉम्पिटिटिवली। अब ये देखेंगे हम, भूलना नहीं है। ये देखो एंजाइम, अब एंजाइम कुछ ऐसा होगा, जब भी इस एंजाइम में ये रिएक्टेंट आके बैठता है, ये वाला रिएक्टेंट, तब उसका कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है, अदरवाइज नहीं होता। एंजाइम के सिवा होता ही नहीं उसका काम। ये प्रोडक्ट बन गया, ये है एंजाइम आपका, बड़ा होता है एंजाइम। तो जब आप दवाई लेते हो तो दवाई के अंदर जो ड्रग, मतलब जो ड्रग है उसका शेप भी इस रिएक्टेंट की तरह ही होता है। ये है आपका ड्रग। तो मान लो ये है आपकी एक्टिव साइट एंजाइम के अंदर की। अब शरीर के अंदर मान लो ऐसे 1000 एक्टिव साइट्स हैं। अब ये रिएक्टेंट इसके ऊपर बैठ रहा है, प्रोडक्ट पैदा कर रहा है, ये टॉक्सिक प्रोडक्ट है, इसलिए हमको बुखार आ रही है। लेकिन हमने जब दवाई ली तो उस दवाई के अंदर हम क्या करते हैं, इसके शेप के जैसे मॉलिक्यूल्स डाल देते हैं, और उनकी संख्या हम लाखों में कर देंगे। तो इस साइट के अंदर रिएक्टेंट भी बैठ सकता है अब, और ड्रग भी उसके लिए कंपटीशन कर सकता है कि मुझे भी बैठना है, मेरा भी शेप वैसा है। एंजाइम को थोड़ी पता है कौन रिएक्टेंट है और कौन ड्रग है, उसको तो बस शेप से लेना देना है। अब दोनों का शेप सेम है, तो पहले
1000 में से 1000 साइट के ऊपर रिएक्टेंट बैठता था, अब 1000 में से 10-20 साइट के ऊपर ही रिएक्टेंट बैठ पा रहा है, बाकी की जगहों पर तो ड्रग्स ही बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि ड्रग्स की संख्या बहुत ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा हमने ले ली ड्रग। तो इसकी वजह से पहले 1000 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे थे, अब 20 ही पैदा हो रहे, क्योंकि जब ये ड्रग्स इसके ऊपर बैठता है तो ये ड्रग्स का कन्वर्जन प्रोडक्ट में नहीं होता, ये ड्रग तो बस शेप में ही रिएक्टेंट के जैसा होता है, लेकिन उसका कन्वर्जन पी में नहीं होता। हमको परेशानी इस आर से नहीं है बेटा, इसके भी नहीं है, हमको परेशानी इस चीज़ से है, प्रोडक्ट से, जो कि टॉक्सिक है। तो यहाँ पे हमने ड्रग्स का शेप रिएक्टेंट की तरह रख के उससे कंपटीशन करवाया, और इससे ये प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम हो गया, और इससे टॉक्सिसिटी कम हो गई और हमको आराम मिलता है। ये तो हो गया कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड दैट रिएक्टेंट। अब दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है? एंजाइम के अंदर ये एक्टिव साइट की तरह ऐसे बाजू में एक एलोस्टेरिक साइट होती है, उसका शेप कैसे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि सेम। देखो ये एलोस्टेरिक साइट, तो हम जो अब ड्रग लेने वाले हैं वो यहाँ पे नहीं जाएगा, वो इस एलोस्टेरिक साइट पे अटैक करेगा। तो ये एलोस्टेरिक साइट पे हमने मान लो ड्रग इस तरीके का खा लिया, एलोस्टेरिक साइट की तरह होना चाहिए, तो ये ड्रग यहाँ पे आके चिपक गया। तो एलोस्टेरिक साइट पे जैसे ही ड्रग चिपकता है बेटे, एट द वेरी सेम मोमेंट ये एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाती है। ये देखो ऐसे, पहले ऐसी थी रेक्टेंगुलर, अब ट्रायंगुलर हो गई, और जो हमारे लिए खतरनाक रिएक्टेंट था वो अब इस पे नहीं बैठ पाएगा। बात सही है, एकदम आसान। यहाँ पे ड्रग ने इस साइड के लिए कंपटीशन खेला ही नहीं, ड्रग ने तो यहाँ जाके अटैक कर दिया और इसका शेप चेंज कर दिया, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया। इसे बोलते हैं एक्शन ऑफ ड्रग बाय अटैकिंग ऑन एलोस्टेरिक साइट। अब दूसरी, हम ड्रग की एक्शन देख रहे हैं, हम जो दवाइयाँ लेते हैं वो कैसे एक्शन करते हैं, किस तरीके से हमें वो दुश्मनों से बचाते हैं। या फिर कभी कभी देखिए, दवाई हम सिर्फ दुश्मन को भगाने के लिए या फिर डिसीज को कम करने के लिए ही लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम कई बार दवाइयाँ किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए भी करते हैं। मतलब ग्रोथ चाहिए आपको, अब आपकी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन अगर कुछ आप विटामिन की गोलियां वगैरह खाते हो तो अच्छी ग्रोथ होगी। मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दवाई को जो काम हो रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और कुछ दवाइयाँ जो काम हो रहा है उसको रोकने के लिए की जाती है। तो ऐसी दवाइयाँ जो कि डिसीज को रोकने के लिए काम करती है उन्हें बोलते हैं एंटागोनिस्ट। एंटा मतलब विरुद्ध, गोनिस्ट मतलब फ्रेंड। एंटागोनिस्ट मतलब ये दुश्मनों को रोकेगी। और दूसरी दवाइयाँ जो कि हमारे अंदर ऑलरेडी हो रही रिएक्शन को प्रमोट कर रही है उसे अगोनिस्ट बोलते हैं। तो ये रिसेप्टर के ऊपर दवाइयाँ किस तरीके से काम करती है उसके ये दो तरीके हैं। अब देख लो, सबसे पहले हम एंटागोनिस्ट ड्रग के बारे में देखेंगे। तो मैंने तो बोला कि एक रिएक्शन है, उससे प्रोडक्ट बनता है, ये हमारे लिए धोखादायक होता है, डेंजरस। लेकिन इस रिएक्शन को बढ़ावा, या फिर रिएक्शन होती है एंजाइम के प्रेजेंस में, अदरवाइज नहीं होती, लेकिन इस रिएक्शन को शुरू करने का ऑर्डर मिलती है हमको रिसेप्टर से, यानी रिसेप्टर डीएनए को सिग्नल देता है। तो ये रिसेप्टर के ऊपर काम करने वाली दवाइयाँ देखते हैं। तो ये है आपका रिसेप्टर, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है,
एंटागोनिस्ट रिसेप्टर क्या होते हैं? मान लो आपके शरीर के अंदर कोई माइक्रोब चला गया, गंदा सा, और वो माइक्रोब क्या कर रहा है, इसके ऊपर बैठ रहा है, या फिर वो माइक्रोब क्या कर रहा है, केमिकल सिक्रेट कर रहा है जो कि इसके ऊपर बैठ रहा है, और यहाँ से सिग्नल जा रहा है डीएनए को, और कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करने का सिग्नल जा रहा है, और फिर डीएनए से टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, फिर हमको परेशानी हो रही है। सही बात है, कुछ भी हमारा डीएनए हो सकता है, कुछ भी, लेकिन बस ये ऐसा है मॉलिक्यूल जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करने का सिग्नल पैदा कर रहा है। तो हम दवाई लेंगे, अगर ये गंदा वाला मॉलिक्यूल 10⁻³ पैदा हो रहा है तो हम दवाई में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स डालेंगे, तो ये कंपटीशन हो गया। फिर मान लो ऐसे रिसेप्टर की साइट्स 1000 है, तो 1000 में से पहले 1000 के ऊपर ये दुश्मन मॉलिक्यूल बैठ रहा था, लेकिन अब क्या होगा, हमने जो दवाई ली है उसका भी शेप ऐसे ही है, तो ये दवाई जाकर बैठेगी, अब कंपटीशन करेगी दुश्मन मॉलिक्यूल को रिसेप्टर के ऊपर बैठने के लिए। पहले एंजाइम के ऊपर बैठने के लिए कंपटीशन करती थी, अब रिसेप्टर के ऊपर। तो रिसेप्टर के ऊपर कंपटीशन किया, तो 1000 में से 10 साइड के ऊपर ही ये दुश्मन बैठ पाया, और दवाई जो है, ड्रग है, वही बाकी के साइड पर बैठ गया, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है ना, हमने बहुत खाया है ड्रग। तो इस तरीके से रिसेप्टर के ऊपर जब ये दवाई बैठती है तो वो कोई सिग्नल नहीं भेजती, बस उसका स्ट्रक्चर इसके साथ मैच होता है। सिग्नल नहीं भेजने की वजह से डीएनए कोई टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा नहीं करेगा। तो ये एंटागोनिस्ट दवाइयाँ हैं, मतलब ये जो हमारी दवाई है इसका दुश्मन बन रही है, इसलिए एंटागोनिस्ट है। लेकिन अगोनिस्ट दवाइयाँ क्या होती है, वो जो ये तो मैसेंजर है आपका, ये मैसेंजर है, समझ रहा है ना, ये मैसेंजर, ये दुश्मन मैसेंजर है, और ये आपका रिसेप्टर है। मैसेंजर सिर्फ हमारे शरीर के ही नहीं होते, जो माइक्रोब्स जाते हैं ना हमारे शरीर के अंदर, वो भी मैसेंजर छोड़ते हैं, वो गंदे गंदे मैसेंजर छोड़ते हैं। तो अब अगोनिस्ट क्या है, हमारे शरीर के अंदर मान लो ऐसे मैसेंजर है, और इस मैसेंजर के ऊपर जब सॉरी ये रिसेप्टर है, जब इनके ऊपर कोई मैसेंजर बैठता है तो ये सिग्नल छोड़ेंगे अंदर। मान लो ये इंसुलिन का मैसेंजर है, ये अच्छा वाला है, फिर क्योंकि हमें इंसुलिन चाहिए, तो ये मैसेंजर बैठेगा तो ही इंसुलिन पैदा होगा, डीएनए पैदा करेगा उसको। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इन मैसेंजर की संख्या कम हो जाती है, या फिर उतनी नहीं होती जितनी हमें चाहिए, इनसफिशिएंट नंबर होता है। तब हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली ऐसे मैसेंजर को खाते हैं दवाई के स्वरूप में। तो ये दवाई ऐसी होती है कि मान लो आपके पास 1000 साइट थी, ये रिसेप्टर की साइट 1000 थी, उनमें से 100 के ऊपर ही मैसेंजर बैठ रहे थे पहले आपके, क्योंकि वो कम है ना संख्या में। अब आपने ऊपर से खाए, बहुत सारे खाए, तो मैसेंजर की संख्या बहुत बढ़ गई। तो मैसेंजर की संख्या अगर बढ़ गई तो अब कोई भी साइट आपकी खुली नहीं रहेगी, 1000 के 1000 भर जाएंगे। और ये जो मैसेंजर वाली दवाइयाँ होती है ना, ये इनकी तरह नहीं होती। ये वाले कैसे थे, ये बैठते थे लेकिन सिग्नल नहीं छोड़ते थे, क्योंकि ये सिग्नल बुरा सिग्नल है, लेकिन यहाँ पे ये गुड सिग्नल है। तो ये वाले जो मैसेंजर है वो क्या करते हैं, बैठने के बाद सिग्नल छोड़ते हैं। हमको सिग्नल ही चाहिए ना इंसुलिन को पैदा करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जब हम दवाई खाते हैं तो दवाई के अंदर मैसेंजर हो सकते हैं, और वो मैसेंजर एक्टिव भी हो सकते हैं या फिर एक्टिव नहीं भी हो सकते। ये एक्टिव मैसेंजर है जो कि रिसेप्टर पर बैठने के बाद सिग्नल छोड़ रहा है। ये पैसिव मैसेंजर है जो कि बैठने के बाद सिग्नल नहीं छोड़ता, सिर्फ वो जगह को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये ऐसे मैसेंजर है जो कि इस ओरिजिनल मैसेंजर को मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इनको अगोनिस्ट कहा जाता है। और ये मैसेंजर ऐसे थे जो इस ओरिजिनल मैसेंजर को विरोध कर रहे हैं,
तो इसलिए इनको एंटागोनिस्ट मैसेंजर कहा जाता है।